स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग पॉलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने जा रहे हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट भी देखने जा रहे हैं। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां से अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इसीलिए ये हम रिवीजन वीडियो कहिए या पॉलिटी का समरी कहिए, ये लेके आ रहे हैं। पहला पार्ट पे चलते हैं जहां संविधान के महत्वपूर्ण भाग पे क्वेश्चन बनता है। तो महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन बनता है? तो भाग एक में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र है। ठीक है। भाग दो में नागरिकता है। देखिए, अनुच्छेद हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद हम लास्ट में एक बार समरी करेंगे, और आप लोग भी एग्जाम से एक दिन पहले उसकी समरी जरूर कर लिया करिए अनुच्छेद से। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो हम लोग अनुच्छेद जो होंगे, आर्टिकल होंगे, वो लास्ट में देखेंगे। सिर्फ हम पार्ट देख रहे हैं कि कौन सा पार्ट में क्या है। तो पार्ट एक में हमारा संघ और उसके क्षेत्र है, पार्ट टू में नागरिकता है, भाग थ्री में मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट है, पार्ट फोर में डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, पार्ट फोर ए या का कहिए, इसमें मूल कर्तव्य है, पार्ट फाइव में भाग पांच में संघ सरकार है। देखिए, यहाँ पे याद करने का बहुत आसान तरीका है। चार ए तक तो याद रहेगा, मूल कर्तव्य तक सबको याद रहता है। अब देखिए, सेंटर आएगा, सेंटर मतलब केंद्र आएगा, केंद्र के बाद कौन आएगा? केंद्र किससे बना है? राज्य और यूटी से बना है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से बना है। तो ये दो आएंगे कि नहीं? तो देखो, पहले केंद्र लाना और केंद्र के बाद कौन आएगा? राज्य आएगा, देन यूटी आएगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन आएगा पहले। तो पांच में केंद्र शासन के से संबंधित उपबंध है, और छह में क्या है? राज्य से संबंधित उपबंध है। सातवां जो भाग था वो उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो सातवां भाग डिलीट कर दिया गया। तो आठवें भाग पर आ जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि सातवां भाग डिलीट हो गया तो आठवें पर आ जाएंगे तो यूटी होगा। अब देखो, राज्य और यूटी, जो राज्य हैं और यूटी हैं, ये किससे मिलके बने हैं? तो ये तीन चीजों से मिलके बने हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य किससे बने हैं मिलके? पंचायत से, नगर पालिकाएं से मिलके और सहकारी समितियों से मिलके। तो पंचायत नौवें भाग में है, नौवें के क में या ए में नगर पालिकाएं हैं, और नाइन्थ बी में है या नाइन्थ ख में सहकारी समितियां हैं। तो समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट बना के रखेंगे तो ये गलत नहीं होगा। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच में संबंध है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में है। भाग 17 में क्या है? लैंग्वेज या राजभाषा के बारे में है। ठीक है। और भाग 18 में क्या है? जितने भी हमारे आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन है, वो सारे भाग 18 में आते हैं। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। अच्छा, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य मिलाने के लिए इस समय पूछा जा रहा है। इस समय हमारा आयोग यूपीपीएससी ये मिलाने के लिए पूछा जा रहा था। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य में लोकसभा कितना है। तो आंध्र प्रदेश में 25 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 14 है, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, छत्तीसगढ़ में 11 है, गुजरात में 26 है, गोवा में 2 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, हरियाणा में 10 है, झारखंड में 14 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, केरल में 20 है, और कर्नाटक में हमारा 28 है, मेघालय में 2 है, महाराष्ट्र में 48 है, मणिपुर में 2 है, मध्य प्रदेश में 29 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 21 है, पंजाब में 13, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट, सिक्किम में 1, तेलंगाना में 17 सीट है, तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितना है? 39 है, त्रिपुरा में 2 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, और उत्तराखंड में कितना है? 5 है। तो ये हमारा लोकसभा सीट रहा। लोकसभा में और कौन कौन से सीट हैं? तो पश्चिम बंगाल में देखो 42 है, दिल्ली में 7 है, चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1, लद्दाख में 1, पुडुचेरी में 1, अंडमान निकोबार में 1, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव में कितना है? 2 है। वैसे ही अगर देखा जाए तो हमारा राज्यसभा सीट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो राज्यसभा सदस्य या सीट के बारे में देखा जाए तो कौन से राज्य में कितना है? तो देखो, आंध्र प्रदेश में 11, असम में 7, छत्तीसगढ़ में 5, गुजरात में 11, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6, केरल में 9, महाराष्ट्र में 19, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, और पंजाब में 7, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3, तेलंगाना में 7, और अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में 16, गोवा में 1, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, दिल्ली में कितना? 3, पुडुचेरी में 1, राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट है 31, पश्चिम बंगाल में 16। तो ये हमारा राज्यसभा सीट रहा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे।
अच्छा, संविधान सभा के निर्माण से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण, पहली बात है कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पे हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव पे प्रस्ताव ये पारित हुआ और उसी के आधार पे संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कितनी कुल संख्या थी सदस्यों की? तो 389। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेकिन 389 में 93 जो थे वो देसी रियासतों से सदस्य थे। 93 के कहां से सदस्य थे? देसी रियासतों से। और 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। इसे ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से। अब आ जाओ कि संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। तो 1971 की जनसंख्या के अनुपात में मत मारना, यहाँ पे अनुपात में हुआ था, जनसंख्या के अनुपात में हुआ था, ये बात सही है। लेकिन अगर 1971 जनसंख्या के अनुपात में अगर दे दिया है तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट को आवंटन किया गया था और उसमें कोई जनसंख्या आंकड़े के आधार नहीं लिया गया, वर्ष नहीं लिया गया था। ठीक है, तो 10 लाख पे एक सीट का आवंटन हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता था। जो प्रांत के विधानसभा होते थे वहां से सदस्यों का क्या होता था? चुनाव होता था। चुनाव कैसा होता था? तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता था। कैसा होता था? इनडायरेक्ट होता था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। और संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय, जो भी समुदाय थे, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह मिला था। तो ये भी पूछ ले कि क्या संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को मिला था प्रतिनिधि? हाँ, मिला था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ला, भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सबको मिला था। ठीक, अब आ जाते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो चुनाव हुआ था जुलाई और से लेकर अगस्त 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो कि इस जो चुनाव हुआ था वो चुनाव में देसी रियासतें, बताया था ना 93 देसी रियासतें थी, उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो पूछ लिया जाता कि कौन चुनाव में, संविधान सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग नहीं लिया था? तो देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। अब आ जाओ कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा था उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब 9 दिसंबर को बैठक हुई थी तो इन्होंने उस अध्यक्षता की थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। या 9 दिसंबर की अध्यक्षता कौन किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था भारत का? तो सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? सर बी.एन. राव को। और यही है, बी.एन. राव ही है जो प्रथम प्रारूप इन्हीं के द्वारा दिया गया था। संविधान का प्रथम प्रारूप पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया था? तो बी.एन. राव के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। अब आ जाओ संविधान सभा की समितियां, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए, तो वो देख लो। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का कौन था अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति का कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन, नियम होगा तो नियम के थ्रू संचालन कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। ठीक है, प्रारूप समिति कौन अध्यक्ष था प्रारूप समिति का? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है प्रारूप समिति से। मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ। लेकिन वही मौलिक अधिकार का उप समिति, सलाहकार ना पूछ के उप समिति बोले, तो उप समिति में जेबी कृपलानी होंगे। कौन होगा? जेबी कृपलानी होंगे। अल्पसंख्यक समिति में हमारे अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। अल्पसंख्यक समिति के कौन अध्यक्ष थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रांतीय संविधान समिति के कौन अध्यक्ष था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, प्रांतीय संविधान समिति के कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं संघ, अगर संघ बोल दे तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अगर प्रांतीय संविधान समिति बोल दे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सदन समिति के कौन अध्यक्ष था? तो पटाभी सीतारमैया थे। पटाभी सीतारमैया। अब आ जाओ राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? के मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बार बार पूछा जाता है। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति किसके अंडर में बनी थी? तो जी.बी. मावलंकर के अंडर में। प्रारूप समिति की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। किसके अंडर में? वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। प्रारूप समिति जो बनी थी उसके जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई थी। किसके अंडर में? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में। नागरिकता पर तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? एस. बरदाचारी थे। नागरिकता पे, ठीक है ना, नागरिकता पे तदर्थ
समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचारी थे। संविधान सभा निर्मात्री का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा निर्मात्री का कौन अध्यक्ष था? तो ये अध्यक्ष था, संविधान सभा निर्मात्री का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रारूप समिति में कितने कुल सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने? 7। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, प्रारूप समिति को। देखो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और फिर हम 14 दिन के बाद गठन कर दिए थे प्रारूप समिति का। अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। इनके सदस्य बार बार पूछा जाता है, तो सदस्य जरूर देखना। पहला सदस्य एम गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा के एम मुंशी, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। पांचवा हमारा सदस्य थे एन माधवराव। ये बीएल मित्र की जगह बने थे, बीएल मित्र की जगह एन माधवराव बने थे। पहले बीएल मित्र थे, उसके बाद एन माधवराव बने। तो डीपी खेतान की जगह कौन बने थे? टीटी कृष्णमाचारी। तो ये पूछ लिया जाता है कि बीएल मित्र की जगह कौन बने? तो एन माधवराव बने थे। डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी बने थे। अच्छा, पहली बैठक स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की कब हुई थी? ये पूछा जाता है बार बार कि संविधान सभा की स्वतंत्रता के पश्चात कब बैठक हुई थी पहली? तो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अच्छा, संविधान के निर्माण में के दौरान संविधान का कितनी बार वाचन हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान निर्माण के समय 3 बार संविधान का वाचन हुआ था। 3 बार वाचन हुआ था। तो ये पूछा जाता है पहला वाचन कब हुआ था? तो पहला वाचन हुआ था 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो देखो 3 वाचन हुआ था, जिसमें सेकेंड वाचन जो था, जो दूसरा वाचन था, सबसे लंबा हुआ था, ठीक है। तो 3 वाचन हुआ था। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान संविधान का 3 बार वाचन हुआ था, ठीक। अब आ जाओ कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पे हस्ताक्षर किया। तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 लोगों ने। अब बताओ कि संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कितना अधिवेशन हुआ था? तो संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कुल 11 अधिवेशन हुआ था। लेकिन अगर एक लास्ट बैठक हुआ था 24 नवंबर 1950 को, ठीक है, ये अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। तो ये पूछ लिया गया था। तो संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुआ था? 24 नवंबर 1950। अगर इसको इंक्लूड कर लिया जाए तो 12 कुल अधिवेशन कितना हुआ था? 12 हुआ था, ठीक है। अब आते हैं आगे। संविधान सभा जो निर्वाचित सदस्य थे, तो उसमें कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी महिलाएं थे संविधान सभा में? 15। अब पूछ लिया जाए कि कौन सा संविधान सभा में कौन सा दल पार्टिसिपेट नहीं किया था, या कौन सा दल का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा में किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं था? तो साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा, ये 3 दल थे। इन तीनों दल का कोई प्रतिनिधित्व संविधान सभा के में नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया गया। और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को चुने गए। अच्छा, संविधान निर्माण में कितने साल लगे कुल? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आता है कि पहली बार निर्वाचित संसद कब आया अस्थाई में रूप में? तो पहली बार 1952 में अस्तित्व में आया निर्वाचित संसद, ठीक है ना। संविधान सभा के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए। तो किसने क्या कहा उसके बारे में जानते हैं। निराजुद्दीन अहमद ने संविधान सभा को बोला अपवहन समिति। किसने अपवहन समिति बोला संविधान सभा को? तो निराजुद्दीन अहमद ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को एक दलीय निकाय बोला। ये बार बार पूछा जाता है, संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कौन बोला? तो ये बोला ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो ये किसने बोला? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या बोला? हिंदुओं का निकाय बोला था संविधान सभा को। विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला? संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। संविधान सभा जो है वो बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है।
तो आइवर जेनिंग्स ने बोला था कि अल्पसंख्यकों के हित और उनके भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया है संविधान सभा के निर्माताओं द्वारा। तो ये किसने बोला गया है? आइवर जेनिंग्स के द्वारा बोला गया है। अब आ जाओ संविधान के स्रोत के रूप में। संविधान के स्रोत के रूप में देखो तो सबसे ज्यादा भारतीय संविधान के स्रोत का देखा जाए तो मुख्य पार्ट कौन है? भारत शासन अधिनियम जो एक्ट है 1935 वो है। इससे क्या है? संघीय तंत्र लिया गया न्यायपालिका से। राज्यपाल का कार्यकाल कहां से लिया गया? 1935 से लिया गया। आपातकालीन का उपबंध कहां से लिया गया? 1935 एक्ट से लिया गया। लोक सेवा आयोग भी कहां से लिया गया है? तो 1935 एक्ट से लिया गया। जो प्रशासनिक विवरण है, प्रशासनिक विवरण वो भी कहां से लिया गया है? 1935 एक्ट से लिया गया। अब ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो एक तो संसदीय शासन के बारे में, दूसरी विधायी प्रक्रिया के द्वारा विधि का शासन। तो संसदीय शासन लिए, विधायी प्रक्रिया लिए, विधि का शासन लिए, एकल नागरिकता लिए, ठीक है, ब्रिटेन संविधान द्वारा। मंत्रिमंडलीय प्रणाली या संसद प्रणाली लिए, संसदीय विशेषाधिकार भी इसी के द्वारा लिया गया, ठीक है ना। तो ये हम ब्रिटेन से इंपॉर्टेंट जो लिए हैं अपने संविधान में वो है। अब यूएस द्वारा क्या लिए? तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी लिया गया। न्यायाधीश और राष्ट्रपति पे महाभियोग जो लगाया जाता है, ये महाभियोग भी कहां से लिया गया? यूएस से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं? तो एक तो लिए हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है। किसकी? राष्ट्रपति की। राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है वो राज्यसभा के नामांकन के लिए, सदस्यों के नामांकन के लिए कहां से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास भी रहेंगी, ये भी किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब आ जाओ कनाडा से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, परामर्श द्वारा न्याय निर्णय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का लिया गया किससे? ये लिया गया है हमारा कनाडा से। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया, लैंग्वेज। बार बार पूछा जाता है कि लैंग्वेज कहां से लिया गया है? प्रस्तावना के ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और समवर्ती सूची कहां से? जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट। केंद्र राज्य संबंध कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर संविधान से क्या लिए हैं? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। सोवियत संघ से क्या हम लोग लिए हैं? तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो लिया गया है वो हम लोग कहां से लिए हैं? सोवियत संघ से लिए हैं। फ्रांस से क्या लिए हैं? तो फ्रांस में हम गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो वर्ड यूज किया गया है, समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये आदर्श वाक्य फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम क्या लिए हैं? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, और संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है ये भी हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। जापान का से क्या लिए हैं? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो ये हम लोग संविधान के स्रोत के रूप में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में हमें विवरण दिया गया है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। जो राज्य हैं उनके नाम है, उनके न्यायिक क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं को दिया गया है। तो पहली सूची में क्या? स्टेट और यूटी के क्या दिया गया है? नाम और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, सीमा दिया गया है। दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर देखें तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के क्या आते हैं? स्पीकर आते हैं, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग। तो ये आते हैं 9 लोग इसमें, जिनके वेतन भत्ते और पेंशन निर्धारित किया जाता है। तो ये दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञा के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में क्या किस चीज की बात की गई है? शपथ के बारे में। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इसके तहत, तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। ये अनुच्छेद, राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं और राज्यपाल 159 आर्टिकल नंबर 159 के तहत शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल तीसरे अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। चौथे
चौथे में क्या बात किया गया है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ना, एलोकेशन, क्या राज्यसभा सीटों का एलोकेशन बताया गया है राज्य मतलब स्टेट और यूटी के लिए। नेक्स्ट अगर देखें तो पांचवी अनुसूची में जो हमारे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठवें अनुसूची में असम, एटीएम से याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे मेघालय और मिजोरम है, एम का मतलब मेघालय और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कौन से अनुसूची में बताया गया है? छठवें अनुसूची में। सातवें अनुसूची में संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया है। तो इसमें संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? संघ विषय में 100 विषय शामिल हैं। कितने? 100 विषय शामिल हैं। वहीं तुम देख लो तो राज्य विषय में कितने, राज्य सूची में कितने शामिल हैं? 61 विषय। और कंकरेंट या समवर्ती सूची में कितने? 52 विषय। तो सातवीं जो अनुसूची है संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया है। संघ सूची में 100 विषय शामिल, स्टेट लिस्ट में 61 विषय और कंकरेंट में 52 विषय। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को समाहित किया गया है। तो आठवां अनुसूची किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड है। नौवीं अनुसूची क्या है? ये पहले प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें नौवीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ा गया था, पहली बात। और इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन और कानूनों से कानून का संविधान, ये इसमें आता है 9वें अनुसूची में। 10वें अनुसूची में कौन आता है? तो 52nd अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? दल बदल से संविधान कानूनों का उल्लेख किया गया। तो दल बदल कानून कौन से अनुसूची में आता है? तो 10वें अनुसूची में आता है, 10th शेड्यूल में आता है। 11वें अनुसूची में क्या आता है? तो 73वें जो 73rd संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? पंचायत। तो पंचायत की शक्तियों और उनके प्राधिकार के बारे में बताया गया है। कौन से? 11th शेड्यूल में। और कितने पंचायत में विषय हैं? तो 29 विषय हैं, इंपॉर्टेंट है। 12वें अनुसूची में 74th संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा किया गया था नगर पालिका, और नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में। तो इसमें कितने कुल विषय हैं? तो 18, जबकि पंचायत में कितने पढ़े? 29 विषय। ठीक,